हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट नंबर 37 गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन की। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट से मिसलिनियस एक्ट्स के ऊपर 80 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने मेजर सारे एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो फार्मेसी एक्ट हो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो या नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट हो। तो ये सारे एक्ट के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए जा चुके हैं। एंड आज की वीडियो में मिसलिनियस एक्ट, जिसमें आपके बेसिक एक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि डीपीसीओ आ गया, आपका फैक्ट्रीज एक्ट आ गया, एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ हो गया, या फिर फैक्ट्रीज एक्ट। सो जो भी मिसलिनियस एक्ट्स हैं वो सारे इसमें कवर कर दिए जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीपीसीओ इज़। तो डीपीसीओ की फुल फॉर्म क्या रहती है? सो इट इज़ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इट इज़ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज इशूड ऑन। तो लेटेस्ट जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर था वो कब इशू हुआ था? तो इट वाज इशूड ऑन 15 मई 2013। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज इशूड बाय द। सो इसको इशू किसने किया था लेटेस्ट प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को? सो इट वाज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इट वाज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एन पी पी पी। एन ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या रहती है? सो इट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एन ट्रिपल पी वॉज इशूड ऑन। सो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी इशू की गई थी 7 दिसंबर 2012 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी इज टू कंट्रोल द डैश ऑफ द मेडिसिन लिस्टेड अंडर NLEM 2011। तो जो मेन पर्पस होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी का, वो रहता है प्राइस को कंट्रोल करना। ठीक है, प्राइस को कंट्रोल करना इसका मेन फंक्शन रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ NLEM। सो NLEM की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज़ नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन। NLEM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ NPPA इज। NPPA की फुल फॉर्म रहती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। द फुल फॉर्म ऑफ NPPA इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स आर ऑल्सो बीइंग रिव्यूड बाय द। तो जो भी पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो उसको कौन रिव्यू करता है? ठीक है, सो दे आर ऑल्सो बीइंग रिव्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है, दे आर रिव्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ पर्सन एंगेज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सो कौन सा पर्सन जो है वो ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज रहता है? सो ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर इज अ पर्सन दैट इज एंगेज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर्स द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और ड्रग थेरेपी टू अनदर। सो ये आपका रहता है फार्माको इकोनॉमिक्स। तो फार्माको इकोनॉमिक्स जो है वो आपका एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें किसी एक फार्मास्यूटिकल ड्रग की थेरेपेटिक वैल्यू को कंपेयर किया जाता है दूसरे ड्रग की थेरेपेटिक वैल्यू के साथ। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइस ऑफ अ ड्रग एट विच इट इज सोल्ड टू अ रिटेलर विच इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड डज नॉट इंक्लूड लोकल टैक्स। तो जो आपका प्राइस टू रिटेलर होता है, प्राइस टू रिटेलर वो एक ऐसा प्राइस होता है ड्रग के लिए जिस पे एक रिटेलर जो है वो सोल करता है
ड्रग्स को सेल करता है, जिसमें उसकी ड्यूटीज़ इंक्लूडेड रहती हैं लेकिन उसके लोकल टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ न्यू ड्रग अंडर पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 के अंडर कौन सा प्राइस जो है वो फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अ न्यू ड्रग? सो ये प्राइस है रिटेल प्राइस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीलिंग प्राइस ऑफ द शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन पीसी कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो सीलिंग प्राइस को डिनोट किया जाता है पी ब्रैकेट में सी। सो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के लिए सीलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है पी सी इज इक्वल टू पी एस होल इंटू 1+m/100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटेल प्राइस ऑफ न्यू ड्रग शुड बी फिक्स्ड बाय एडिंग डैश मार्जिन टू रिटेलर ऑन द प्राइस टू रिटेलर। सो इसमें आपका 16% जो है वो मार्जिन रहता है रिटेलर के लिए, ठीक है। सो रिटेल प्राइस में क्या आता है, किसी भी नए ड्रग का जो रिटेल प्राइस है वो 16% मार्जिन ऐड करके जो है वो प्राइस रहता है, जो कि मार्जिन आपका किसे दिया जाता है, रिटेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन द एवरेज प्राइस टू रिटेलर कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो हमने सीलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लिया, अब यहाँ पे हम एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये आपका रहता है पी एस इज इक्वल टू पी एम ब्रैकेट स्टार्टेड 1 - PI1 + PI2 अप टू लास्ट जो भी आपका नंबर रहेगा डिवाइडेड बाय n × 100। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है रिटेल एवरेज प्राइस टू रिटेलर कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस टू रिटेलर ऑफ हाईएस्ट प्राइस्ड शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन अंडर कंसिडरेशन इन PS इज इक्वल टू PM। सो ये इसका फॉर्मूला दिया गया है जो हमने पहले पढ़ा। सो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय PM। PM से सिंबल से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस इन। सो कब इंट्रोड्यूस किया गया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर? सो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1995। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट अ प्राइस अबव द। तो जो भी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं एट अ प्राइस अबव द सीलिंग प्राइस, ठीक है, सीलिंग प्राइस से ऊपर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल इंक्रीमेंट इन द मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस कैरिड आउट बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन द। सो जो भी एनुअल इंक्रीमेंट होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस में, वो आपका किस पे बेस्ड रहता है? सो इट इज़ बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरर्स हैव नो राइट्स टू सेल देयर फॉर्मुलेशंस एट अ प्राइस अबव द। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो अपने जो भी फॉर्मुलेशन है उसका प्राइस जो है वो फिक्स्ड सीलिंग प्राइस से ऊपर जो है वो सेल नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a standing committee of experts should be formed by the government within dash of the notification to the work on the principle of pharmacoeconomics and set retail prices of the formulation। सो एक स्टैंडिंग कमेटी एक्सपर्ट्स की फॉर्म की जाती है, किसके थ्रू? ये गवर्नमेंट इसको फॉर्म करती है। कब फॉर्म करती है? ये विद इन 60 डेज फॉर्म होती है ऑफ द नोटिफिकेशन टू द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स और सेट रिटेल प्राइसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट शुड फिक्स द रिटेल प्राइस ऑफ न्यू ड्रग्स विद इन डैश ऑफ रिसीविंग द रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन रिसीव करने के
30 दिन के अंदर अंदर जो है जो गवर्नमेंट है वो नए ड्रग के रिटेल प्राइस को फिक्स करती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवीजन ऑफ सीलिंग प्राइस इज कैरिड आउट एवरी ईयर ऑन। तो जो भी सीलिंग प्राइस होता है किसी भी ड्रग का, ठीक है, उसकी रिवीजन हर साल 1 अप्रैल को जो है वो की जाती है। ठीक है, रिवीजन जो है वो हर साल 1 अप्रैल को होती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरर्स कैन इंक्रीज द एमआरपी ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन डैश इन अ ईयर। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को बढ़ा सकते हैं एक साल में सिर्फ एक बार। ठीक है, रिटेल प्राइस सिर्फ एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर WPI द MRP ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस कैन बी चेंज्ड इन द मंथ ऑफ। सो WPI के अकॉर्डिंगली जो MRP होता है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का वो किस मंथ में चेंज किया जा सकता है। सो ये आपका अप्रैल मंथ में जो है वो चेंज किया जा सकता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट शुड डू नॉट द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल विद इन डैश ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ये आपका रहता है 60 डेज। जो गवर्नमेंट है वो पहले शेड्यूल की अमेंडमेंट जो है वो 60 दिन के अंदर करती है ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ मैट। MAT की फुल फॉर्म रहती है मूविंग एनुअल टर्नओवर। मैट इज मूविंग एनुअल टर्नओवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीलिंग प्राइस शुड बी रिवाइज बेस्ड ऑन द वैल्यू। तो जो सीलिंग प्राइस है उसको रिवाइज किया जाता है बेस्ड ऑन द वैल्यू मूविंग एनुअल टर्नओवर। जो मूविंग एनुअल टर्नओवर है इसके बेसिस पे जो है वो सीलिंग प्राइस को रिवाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस हु विशेस टू रिमूव अ फॉर्मुलेशन फ्रॉम द मार्केट शुड इशू अ पब्लिक नोटिस एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द गवर्नमेंट इन डैश ऑफ शेड्यूल 2। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का जो कि अपनी फॉर्मुलेशन को मार्केट से हटाना चाहता है तो उसके लिए वो पब्लिक नोटिस इशू करता है और गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करता है इन फॉर्म नंबर 3 ऑफ द शेड्यूल 2 के फॉर्म नंबर 3 के थ्रू। तो इसमें फॉर्म नंबर 3 नहीं होता है, इसमें फॉर्म नंबर आपका 4 आता है। ठीक है, फॉर्म नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरर ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस and the active pharmaceutical ingredients in them should provide the information quarterly in dash of schedule 2। सो जो मैन्युफैक्चरर होता है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है क्वार्टरली। ठीक है, हर 3 महीने में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म नंबर 3। ये आपका फॉर्म नंबर 3 में रहेगा ऑफ द शेड्यूल नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट मे नॉट रिक्वायर अ डैश टू डिपॉजिट द अमाउंट एक्यूमुलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो जो गवर्नमेंट है वो होलसेलर रिक्वायर्ड नहीं रहता है इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए होलसेलर रिक्वायर्ड नहीं रहता है। जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर नीड नॉट टू इशू अ प्राइस लिस्ट अलॉन्ग विद द सप्लीमेंट्री प्राइस टू द। सो जो मैन्युफैक्चरर है उसको
प्राइस लिस्ट इशू नहीं करनी होती है अलॉन्ग विद सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट टू द किसको, सो इट इज़ टू द सप्लायर, इट इज़ टू द सप्लायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी फॉर्मुलेशन शुड नॉट बी सोल्ड इन लूज बाय एनी डीलर एट अ प्राइस मोर देन डैश ऑफ द फॉर्मुलेशन। सो ये प्राइस आपका रहता है प्रो राटा प्राइस, ठीक है, दिस प्राइस इज प्रो राटा प्राइस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन एक्ट वाज पास्ड ऑन, तो पॉइजन एक्ट कब पास हुआ था, तो इट वाज पास्ड ऑन द 3rd of September 1919, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल्स अंडर दिस पॉइजन एक्ट आर फॉलोड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट, सो जो रूल्स हैं पॉइजन एक्ट के वो फॉलो होते हैं पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक करंट स्टेटस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ईदर इम्पोर्ट्स, possesses or sells specified poison violating the prescribed rules should be punished with imprisonment of dash on the first time conviction। तो कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी ऐसे ड्रग को इम्पोर्ट, पजेस या सेल करती है जो कि पॉइजन में स्पेसिफाइड है, विच इज़ स्पेसिफाइड एज पॉइजन, सो वो वायलेट करेगी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स को एंड उसको इम्प्रिजनमेंट रहेगी 3 महीने के लिए। इट शुड बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months ऑन फर्स्ट टाइम कन्विक्शन, अगर पहली बार करता है तो 3 महीने के लिए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन नॉट इशू अ वारंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया फॉर एनी पॉइजन दैट इज डिडक्टेड अंडर पॉइजन एक्ट एंड केप्ट सीक्रेटली। तो इनमें से कौन वारंट इशू नहीं कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉर एनी पॉइजन जो कि डिडक्ट हुआ है पॉइजन एक्ट से और उसे सीक्रेटली केप रखा गया है। सो ये है आपका ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, ये ड्रग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर पॉइजन एक्ट शुड बी पब्लिश्ड इन द, तो जो भी रूल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अंडर पॉइजन एक्ट वो आपके पब्लिश होते हैं ऑफिशियल गैजेट में, दीज आर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर पॉइजन एक्ट शुड बी लेड बिफोर द, तो हर एक रूल स्टेट गवर्नमेंट का अंडर पॉइजन एक्ट इट शुड बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट वाज पास्ड इन, तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पास हुआ था 1955 में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज एनफोर्स्ड सिंस डैश टू ऑल ओवर इंडिया, सो एनफोर्स कब किया गया था, सो इट वाज एनफोर्स्ड इन 1st of April 1957। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एनफोर्समेंट कब हुई थी एंड वहाँ पे 1955 ऑप्शन भी दिया गया था एंड 1957 ईयर भी दिया गया था। सो यहाँ पे याद रखना है कि पास हुआ था आपका 1955 में, एनफोर्स हुआ था ऑल ओवर इंडिया में 1957 में, वो भी 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ साइट रिकॉग्नाइज्ड एंड लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस containing alcohol, opium, Indian hemp or other narcotic drugs on which duty has not been paid। तो ये आपकी साइट रहती है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी एक ऐसी साइट रिकॉग्नाइज्ड है और लाइसेंस्ड है फॉर द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशंस जैसे कि अल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प या अदर नारकोटिक ड्रग्स हैं, उनकी स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये साइट रहती है आपकी, जिस पे ड्यूटीज़ जो हैं वो पेड नहीं है, ऑन विच ड्यूटीज़ हैज़ नॉट बीन पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कैन बी डन। तो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट कैन बी डन इन बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंट्रेंस एंड वन डोर टू एवरी कंपार्टमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन द बॉन्डेड फैक्ट्री। सो बॉन्डेड फैक्ट्री में एक एंट्रेंस और एक डोर जो है वो हर एक कंपार्टमेंट में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश व्हेन द लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फॉर अ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी और वेयर हाउस। सो जो एक्साइज कमिश्नर द एक्साइज कमिश्नर व्हेन द लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड, एक्साइज कमिश्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है लाइसेंस के लिए टू फॉर अ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी और वेयर हाउस। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कंजम्पशन ऑफ 4000 LP liters or more than the application for license should be accompanied with dash fees। सो जब कंजम्पशन जो है वो 4000 LP लीटर्स रहती है या उससे ज़्यादा रहती है तो जो एप्लीकेशन रहती है लाइसेंस के लिए वो उसमें आपकी फ़ीस जो है वो रहती है ₹200। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बॉन्डेड प्रेमिसेस द विंडोज शुड कैरी डैश रोड्स। बॉन्डेड प्रेमिसेस में जो विंडोज़ रहती हैं उसमें आपका नॉन मेलेबल आयरन से बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ नॉन मेलेबल आयरन रोड्स यूज्ड इन द विंडो ऑफ बॉन्डेड प्रेमिसेस इज। सो इन नॉन मेलेबल आयरन रोड्स की थिकनेस कितनी रहनी चाहिए। सो इट्स थिकनेस शुड बी 1.9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइसेंस स्पेसिफिकेशंस आर डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशंस आउटसाइड बॉन्ड एंड इन बॉन्ड। सो जो लाइसेंस स्पेसिफिकेशन रहती हैं मेडिसिनल प्रिपरेशंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए आउटसाइड बॉन्ड एंड इनसाइड बॉन्ड वो आपकी सेम रहती हैं। ठीक है, लाइसेंस स्पेसिफिकेशन इसमें सेम रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज 125 LP लीटर्स और लेस पर एनम देन द फी स्ट्रक्चर फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी इज। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी फ़ीस जो है वो सिर्फ ₹10 रहेगी। ठीक है, किस केस में जब अल्कोहल की कंजम्पशन 125 LP लीटर्स है या उससे कम है पर एनम एंड किस केस के लिए फॉर नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी द प्रोडक्शन एंड सेल शुड बी डन ऑन डेज अप्रूव्ड बाय। सो नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में जो प्रोडक्शन और सेल होती है ऑन डेज अप्रूव्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्पेक्शन ऑफ द नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी कैन बी डन बाय द। नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए जो इंस्पेक्शन होती है इट कैन बी डन बाय द एक्साइज कमिश्नर एज वेल एज ऑफिसर ऑफ प्रोहिबिशन एंड ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइसेंस फॉर एस्टेब्लिश अ वेयर हाउस कैन बी ऑब्टेन्ड by giving an application to the excise commissioner of the state along with the fees। ठीक है, वेयर हाउस एस्टेब्लिश करना है स्टेट में। ठीक है, वेयर हाउस एस्टेब्लिश करना है उसके लिए जो लाइसेंस लगेगा उसमें आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एक्साइज कमिश्नर को स्टेट के अलॉन्ग विद। इसमें फ़ीस आपकी सिर्फ और सिर्फ ₹25 रहती है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट द डैश नो अदर गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड इन अ लाइसेंस वेयर हाउस। तो इनमें से किस टाइप की गुड्स जो हैं उनको डिपॉजिट किया जा सकता है लाइसेंस वेयर हाउस में। तो ये आपकी रहती हैं ड्यूटीएबल गुड्स। सिर्फ ड्यूटीएबल गुड्स को छोड़ के बाकी कोई भी अदर गुड्स चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है पैकिंग मटेरियल है सो इनको आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीएबल गुड्स को ही
आप डिपॉजिट कर सकते हैं लाइसेंस्ड वेयर हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ द गुड्स शुड साइन अ बॉन्ड विद द एक्साइज कमिश्नर बिफोर रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस। सो जो कंसाइनर है एंड कंसाइनी है, कंसाइनर और कंसाइनी गुड्स का, ठीक है, सामान का जो भी कंसाइनर है कंसाइनी है, वो दोनों ही साइन करेंगे एक बॉन्ड को विद द एक्साइज कमिश्नर बिफोर रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटी ऑफ डैश द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल ऑन द गुड्स ऑफ लाइसेंस्ड वेयर हाउस शुड बी प्रोवाइडेड। सो जो सिक्योरिटी रहती है वो आपकी ट्वाइस रहती है, जो भी आपके ड्यूटी पे की हुई है उससे डबल जो है वो आपकी सिक्योरिटी रहेगी ऑन गुड्स ऑफ द लाइसेंस्ड वेयर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिमूविंग गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर द कंसाइनर शुड प्रोवाइड अ डैश एप्लीकेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज। सो गुड्स रिमूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे वेयर हाउस में, तो इसके लिए ट्रिप्लिकेट एप्लीकेशन जो है वो आपको लगती है, ट्रिप्लिकेट एप्लीकेशन दी जाती है टू ऑफिसर इन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स कैन बी केप्ट इन द वेयर हाउस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ देयर डिपॉजिट। तो डिपॉजिट करने के 3 साल, मैक्सिमम 3 साल तक आप अपने गुड्स को, अपने सामान को वेयर हाउस में रख सकते हैं। इट्स ओनली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन डैश ऑफ इशू ऑफ ट्रांसपोर्ट परमिट द कंसाइनी हैज़ टू सबमिट द ट्रिप्लीकेट कॉपी टू द वेयर हाउस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिमूवल। सो विद इन 90 डेज ये पीरियड रहता है कि 90 डेज के अंदर अंदर जो है ट्रांसपोर्ट परमिट के इशू होने के 90 डेज के अंदर अंदर जो कंसाइनी है उसको ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है वो सबमिट करनी होती है वेयर हाउस इंचार्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेयर हाउस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिमूवल कीप्स द, सो जो ऑफिसर इन चार्ज है ऑफ रिमूवल, वेयर हाउस का जो ऑफिसर इन चार्ज है, सो वो आपकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो रखता है, ठीक है, इट कीप्स द डुप्लीकेट कॉपी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीमिसेस लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और स्टोर ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द, तो ये इंस्पेक्शन की जाती है आपकी एक्साइज कमिश्नर के थ्रू, ठीक है। जो भी प्रीमिसेस लाइसेंस की गई है ड्यूटीएबल गुड्स को स्टोर एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करेगा आपका एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश कैन इंट्रोड्यूस अ प्रोसिक्यूशन। सो जो एक्साइज ऑफिसर होता है वो आपका प्रोसिक्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश कैन डिटेन एनी मशीनरी प्लांट्स गुड्स एक्सेट्रा। सो इट इज़ द एक्साइज कमिश्नर जो कि किसी भी मशीनरी, प्लांट्स या फिर गुड्स जैसी चीज़ों को डिटेन कर सकता है। कौन है ये? एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एक्साइज कमिश्नर शुड बी मेड टू द, सो जो भी अपील होती है एक्साइज कमिश्नर के डिसीजन के अगेंस्ट पे वो आप स्टेट गवर्नमेंट को कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील्स शुड बी फाइल्ड विद इन द डैश ऑफ द डेट ऑफ डिसीजन। डिसीजन के कितने दिन के अंदर अंदर अपील को फाइल किया जा सकता है? सो इट कैन बी विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। जैसे ही अपील हुई, ठीक है, जैसे ही एक्साइज कमिश्नर ने अपना डिसीजन दिया तो डिसीजन के 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो आप अपील फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन कीपिंग इम्प्रॉपर स्टॉक्स और अकाउंट्स हैज़ टू पे द फाइन ऑफ। तो ऐसा पर्सन जो कि इम्प्रॉपर स्टॉक्स या फिर अकाउंट्स, इम्प्रॉपर अकाउंट्स को रख रहा है, सो उसको फाइन लग सकता है 100 रुपीज़ का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पर्सन मेकिंग फॉल्स एंट्रीज और टीयरिंग पेजेस फ्रॉम स्टॉक बुक हैज़ टू पे द फाइन ऑफ। तो ऐसा पर्सन जो कि गलत एंट्रीज डाल रहा है या जिसका जो भी स्टॉक बुक है उसमें फटे हुए पेजेस या इम्प्रॉपर वे से उसने रखा हुआ है, सो उसके ऊपर जो है वो फाइन लग सकता है ₹2000 का। ठीक है, दैट पर्सन विल बी हैविंग ₹2000 फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एक्सटेंड्स टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। तो ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड नहीं होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड बिफोर द ओरिजिनेशन ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट शुड possess एक्सपीरियंस ऑफ डैश इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर हुए हैं बिफोर द ओरिजिनेशन ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, उनके पास जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में। तो इसमें ऑप्शन ए 3 years इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड विद इन एन एग्रीमेंट रिटन बाय द विमेन्स गार्जियन इफ हर एज इज। सो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि विमेन का जो गार्डियन रहेगा अगर वो लिख के देगा, अगर उसकी विमेन की जो एज है वो 18 years एंड ल्यूनेटिक या फिर ल्यूनेटिक एंड लेस देन 18 years रहेगी। सो इसमें ऑप्शन सी मीन्स ए वाली कंडीशन एंड बी दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है, तो उस केस में गार्डियन जो है वो रिटन एग्रीमेंट दे करके प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ एक्सीडेड 12 weeks व्हाट नॉट। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 12 weeks एक्सीड ना हुई हो या फिर 20 weeks। ठीक है, ये आइदर 12 weeks एक्सीड हो गई है लेकिन 20 weeks से ज़्यादा इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड इफ डैश मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सजेस्ट दैट प्रेगनेंसी शुड बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर ये सजेस्ट करते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो इमीडिएटली उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। मीन्स 2 प्रैक्टिशनर्स की अगर दोनों का डिसीजन सेम है देन द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स फॉर कंसेंट ओपिनियन ऑफ RMPs रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्सेट्रा यूज्ड should be kept in a safe custody and sent in envelopes marked secret to the। सो ये आपके भेजे जाते हैं हॉस्पिटल हेड को, ऑनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस को एंड CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RMP रजिस्टर्ड इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर शुड होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन। तो इसके पास आपका गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स दोनों में ही जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द RMP वाज रजिस्टर्ड इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ही शुड हैव एक्सपीरियंस इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फॉर एटलीस्ट। सो इसमें इनका जो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी द एप्लीकेशंस फॉर प्लेस अप्रूवल शुड एड्रेस टू द। सो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के केस में जो एप्लीकेशंस होती हैं अप्रूव्ड प्लेस की वो एड्रेस की जाती हैं टू द डिस्ट्रिक्ट CMO। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग एडमिशन रजिस्टर कैन बी प्रेजेंटेड टू द, सो ये रजिस्टर जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं टू द चीफ सेक्रेटरी, मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट जज, तीनों को। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग एडमिशन रजिस्टर शुड बी डिस्ट्रॉयड ऑन द एक्सपायरी ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। सो जो भी सारे आपके प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग एडमिशन रजिस्टर हैं उनको फ्रॉम द लास्ट एंट्री, जो भी लास्ट एंट्री हुई होती है उसके 5 साल तक जो है वो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RMP should send a weekly statement of cases of medical termination of pregnancy to the, सो ये वीकली स्टेटमेंट केसेस की भेजी जाती है आपके स्टेट CMO को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। सो ये आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द प्रिजर्वेशन और डिस्पोजल ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन सर्टिफिकेट्स। तो ये ड्यूटी आपकी रहती है स्टेट गवर्नमेंट की। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपकी रेगुलेशंस बनाती है फॉर द प्रिजर्वेशन और डिस्पोजल ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है whoever contravenes the provisions of the medical termination of pregnancy act or its rules should be punished with imprisonment for dash on first conviction। सो इसमें जो भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करता है सो उसको पनिशमेंट दी जाती है 6 महीने की जेल के साथ पहले कॉन्वेक्शन पे। मीन्स अगर वो फर्स्ट टाइम करेगा तो उसको 6 महीने की जेल होगी। सो यहाँ पे हमने मोर देन 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, टोटल 84 क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।